नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग पूरे तमिलनाडु में फैल गई है और इसकी आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। नामचीन शख्सियतों ने इस त्यौहार के समर्थन में आवाज़ उठाई है। कई धार्मिक नेताओं ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की है, लेकिन एनिमल राइट्स की बात करने वाले लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने इस बारे में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि जल्लीकट्टू का मामला अदालत में विचाराधीन है और इसलिए वो इसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। जल्लीकट्टू दरअसल तमिलनाडु का 400 साल पुराना पारंपरिक खेल है, जिसमें बेलगाम बैलों पर काबू पाना होता है। इस पर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब बहस इसी बात को लेकर छिड़ी हुई है कि जानवरों के प्रति क्रूरता को क्या एक खेल के लिए बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि ये एक संस्कृति का हिस्सा है। साथ ही कानूनी जो पहलू है वो इस बारे में हमें क्या बताता है। अब बहस आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगी और साथ ही क्या वाकई प्रदर्शन जो है वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां कानून व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में सरकार क्या करे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पटब्याल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, इतिहास पढ़ाते हैं। टी.के. राजलक्ष्मी हैं, डिप्टी एडिटर हैं फ्रंटलाइन मैगजीन में। वी शेखर मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जल्द ही एक और ख़ास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ जाएंगी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं अंबिका शुक्ला। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले पटब्याल जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो हालात ताज़ा नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला जो है वो कोर्ट में है। इसमें मुख्यमंत्री भी जाहिर है बहुत हद तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। अब आगे की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो सही स्टेप लिया है, क्योंकि एज प्राइम मिनिस्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है कंट्री के, वो इस पर कोई स्टेप तो ऐसे लेंगे नहीं, क्योंकि जब सब जुडिस बोला गया है। चीफ मिनिस्टर की भी हालत बुरी है, लेकिन जो मामला है वो बहुत ही संगीन है। संगीन बहुत मामलों में हमारे साथ लॉयर है, वो लोग बात करेंगे इसके लीगल जो डायमेंशंस हैं। आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं पूरी जनता, कल हो सकता है जनता को खुद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े किसी ऐसे कानून के लिए जो उनकी रक्षा करे। तो एक तो वो कानून का मामला है। दूसरा, ये एनिमल राइट्स की बात मैं सुन रहा हूँ। ये एनिमल राइट्स की बात नहीं है, ये एक्चुअली एक सभ्यता की बात है, संस्कृति की बात है। हम किस संस्कृति की बात करते हैं? एक संस्कृति जो फ्रोज़न इन टाइम है, या हम एक कंपैशनेट संस्कृति जो हम तैयार करना चाहते हैं, जो ग्रेजुअली सभ्यता ऐसे ही बढ़ती है। संस्कृति कोई फ्रीज में रखी हुई चीज़ नहीं होती है, वो बढ़ती है। आज हम जिस मौके पर, जिस सभ्यता जहाँ पर पहुँची है, हम अपनी राइट्स की नहीं, हम सबके राइट्स की बात करते हैं। राइट्स ही नहीं, हमारे साथ उनको भी जीने का हक है, नॉट जस्ट के हक है। अब एक होता था कि लोगो सेंट्रिक वर्ल्ड के, ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड, अब हम पोस्ट ह्यूमन सोसाइटी की बात करेंगे। ह्यूमन के साथ पहाड़ को भी जीने का हक है, जानवर को भी जीने का हक है। हक ही नहीं जो कि सांस नहीं लेता वो हमारे साथ है। हम अपने केवल मानव के विकास और जो भी कह ले आप संस्कृति के लिए क्या सबको नज़रअंदाज कर देंगे, क्या साथ में रहेंगे? अगर सह अस्तित्व की बात हम करते हैं तो क्या केवल आदमी एक दूसरे के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सह अस्तित्व करेंगे, या जानवर, इंसान, सांप, बैल सब एक साथ जिएंगे? इसलिए क्रूरता जो है वो एक छोटा सा मामला बन रहा है इसमें। फिर दूसरा, मैं देख रहा था, बात हो रही थी कि भाई उनको आप ब्रीड की बात, जो सबसे बढ़िया ताकतवर होगा उसे ही जीने का हक मिल जाएगा बैलों में। ये भी गलत बात है, ये तो एक सोशल डार्विनिज्म की बात है। तो फिर अगर इंसानों पे, चूंकि वो बैल बोल नहीं पा रहे, ये जो पेटा और वगैरह पे बैन का, जब जानवर बोल नहीं पाते हैं, जैसे अफ्रीका में एक प्रवाद है कि शिकार का इतिहास अभी तक शिकारी की नज़र से देखा गया है। जिस दिन वो शेर की नज़र से देखा जाएगा तो शेर को अपने लिए इतिहासकार पैदा करना पड़ेगा। आज चूंकि जानवर निरीह है, बोल नहीं पा रहे, तो हम अपनी सारी थ्योरीज उस पर लाद दे रहे हैं कि उनको जीने का हक है, नहीं है, हमारे संस्कृति का पार्ट है। वो तो बोल नहीं पाते कि ये उनके संस्कृति का पार्ट है कि नहीं। ठीक है राजलक्ष्मी, ये बताइए, मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल मामला है। बड़े बड़े लोग जो बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे एक्टिविस्ट जो लोग हैं, खासकर जो कि दक्षिण भारत से आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, इसकी रक्षा होनी चाहिए, ये संस्कृति है और अगर एक बार इस पर हमला किया गया तो शायद बहुत सारी चीज़ें फिर हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वो लोग जो दरअसल हमारी भाषा नहीं समझते, वो इस संस्कृति को समझने की बात कर रहे हैं। ये कभी बाकी देश के हिस्से के लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर जल्लीकट्टू की अहमियत क्या है उस पूरी संस्कृति के लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं वाकई? या आपको लगता है कि जो कह रहे हैं फिलहाल सफ़ेद और काला, जिसे कहा जाए ब्लैक एंड वाइट में जिस तरह से लोग रखने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या ब्लैक एंड वाइट में हम देख सकते हैं ऐसे? ये तो अप्रोच थोड़ा सा संगीन होगा अगर हम, और बहुत संकीर्ण भी होगा और संगीन तो है ही।
तो अगर ये एक नॉर्थ साउथ के अगर डिवाइड की तरफ से अगर हम देखें तो ये मतलब सही नहीं कि आप हमारी संस्कृति को नहीं समझते हैं इसीलिए आप लोग ऐसी विचार जो है रखते हैं। तो ये एक जैसे मैंने कहा एक संकीर्ण अप्रोच है। अच्छा, रही बात संस्कृति की, अब जैसे राकेश जी ने भी कहा कि संस्कृति तो इवॉल्व होती रहती है, उसमें बदलाव जो है भी आता है। उसमें जितनी ज़्यादा मतलब मानवित जितना मानवीय हो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ह्यूमननेस अगर उसमें ज़्यादा हो, मतलब उसमें जितनी ज़्यादा ये मानवीयता हो वो हमको लगता है संस्कृति भी ऐसे ही आगे जो है बढ़नी चाहिए। तो ऐसा है कि संस्कृति कोई स्टैटिक एंटिटी तो है नहीं। हाँ, अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि ये एक स्पोर्ट है, एक संस्कार और संस्कृति का एक हिस्सा जो है रहा है। पर अगर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कुछ बर्बरता की बात जो आती है, जिसमें मतलब स्पोर्ट के लिए हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, मतलब ग्लैडिएटर्स भी होते थे, उसमें इंसान को तकलीफ जो पहुंचाते थे, जब सारे एलीट बैठ के उसको देखते थे और एंजॉय करते थे, तो उस पर भी तो बैन जो है लगा है। तो संस्कृति में कुछ अच्छी चीजें, लेकिन राजलक्ष्मी, मैं खुद अपने कुछ तमिल दोस्तों से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि बहुत मुश्किल है बाकी लोगों के लिए जान पाना। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक जंगली बैल जो है वो पकड़ लिया और उसको फिर खेल में झोंक दिया और इस तरह से करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये पूरी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि किस तरह से वो जो बैल या सांड जो है उसको पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, और उसके पीछे किस तरह की कहानियां हैं। 400 साल इसमें हमने गुजारे हैं, और ये बहुत मुश्किल है समझ पाना कि वाकई इसको जो है ब्लैक एंड वाइट में या कानूनी गैर कानूनी या इंसान और जानवर की नज़र से देखा जाए। क्या आपको लगता है कि वाकई जटिल भी है इसको समझना? नहीं, जटिल देखिए, मतलब जटिल मतलब किया जाता है किसी समस्या को, मतलब जटिल जो है बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, जो करने का श्रेय हमारे राजनीति पार्टियां हैं उनको बहुत जाता है ये। तो अगर एक ट्रेडिशन है, अगर एक सीमित अगर ठीक है जगह में रहा है और उस पर ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है, फिर एनिमल एक्टिविस्ट ने भी संज्ञान में लिया, मेरे ख्याल से कुछ तो सोच के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ अपना फैसला दिया था। हाँ, और ठीक है, रही बात है अब उसको जो है चैलेंज करना उसके खिलाफ, और सारा यूथ उसके पीछे जो है लगना, अब ये लगता है मुझे लगता है कि कराया जाता है, ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक वो नहीं होता है। अब आप उसको अस्मिता की बात कर देते हैं, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है आज के दौर में बहुत जो है उभर करके आ रही है, और इसमें एक कुछ है डेंजर है इसमें। अगर सभी जो है सभी समुदाय अपनी अपनी संस्कृति को अगर ठोक के कहें कि हमारी ही संस्कृति के हिसाब से चलना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे जो अधिकारों का हनन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अटैक होता है। तो हमें थोड़ी सोच के थोड़ी सी चलनी चाहिए, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति ज़्यादा सुपीरियर है या कोई जो इन्फीरियर है, और या कोई हमारी संस्कृति को वो समझता नहीं है। संस्कृति इवॉल्व होता है, और इसीलिए हमें भी और जो जैसे मैंने कहा कि जिस संस्कृति में मतलब मानवीयता ज़्यादा है और उसमें किसी और को तकलीफ, मतलब एटलीस्ट स्पोर्ट के लिए तकलीफ नहीं। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि उसको मतलब एनीवे वो उस बात पे हम नहीं जाते हैं। पर ये बात विशिका जी, मैं इसमें कानूनी पहलू जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि जो संविधान है दरअसल वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, धार्मिक आज़ादी की बात करता है, और शायद भारत जैसा लचीला संविधान दुनिया में बहुत कम है जो तमाम जो धर्म हैं, संस्कृतियाँ हैं, जातियाँ हैं, उन सब के ट्रेडिशंस को उसमें जो है वो समेटा गया है, न सिर्फ धार्मिक आज़ादी। इस बारे में संविधान क्या कहता है? क्या वाकई ट्रेडिशन, कल्चर जो किसी ख़ास धर्म से जुड़ा नहीं है लेकिन फिर भी एक ख़ास संस्कृति का हिस्सा ज़रूर है, ऐसे में कानूनी पहलू कैसे हम बताएंगे? जिसके बारे में आपने कहा था, ये मैटर ऑलरेडी जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो पहले राउंड में जो आया था नागराज वाला केस के अंदर, इसमें ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में भी बात किया गया था। मगर रिलीजियस फ्रीडम जो है, कैन इट ओवर रीच द राइट ऑफ एनिमल्स और फॉर दैट मैटर एनी ह्यूमन बीइंग? इसमें बड़े लंबे कानून की जो है बहस हुई थी। उसमें विद इन लिमिटेड फ्रेमवर्क कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, डायरेक्शंस दिए थे, उसके अंदर उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने कोर्ट ने किया था। आपको पता, हमेशा कोर्ट यही कोशिश करती है कि कोई कानून के अंदर जो भी कठोर चीज़ हैं उसको बैलेंसिंग किया जाए, सो दैट द सोसाइटी हैज़ टू लिव। दैट इज़ हाउ द होल थिंग हैज़ बीन डन। मेरे हिसाब से जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक ही बोला कि मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी सब जुडिस है, और मेरा विचार भी यही है, क्योंकि नॉर्मली साल में एक ही बार जो है ये जल्लीकट्टू का फंक्शन आता है। सो इस साल का जल्लीकट्टू का फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स जो टाइम था उसका हो गया है।
सो टू माई माइंड द पीपल शुड वेट। इन मीन वाइल हमें ज़रूर पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो 2016 के जो नोटिफिकेशन आया था जिस पे विचार कर रही है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है 2009 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो रेगुलेशन लाई थी जिसके अंदर उन्होंने पूरा इस प्रक्रिया को एक रेगुलेट किया, जिसके अंदर जो 1960 की जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंदर कोई उसमें कोई उल्लंघन ना हो या उसके अंदर एनिमल राइट जो है उसको कोई हम छेड़ाखानी ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली जब सुप्रीम कोर्ट तक आया, ऑल एस्पेक्ट्स वर कंसिडर्ड एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एनिमल राइट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दे जो 2009 का जो रेगुलेशन है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके अंदर ये बोला गया कि स्टेट हैज़ नो पावर, इट इज़ ओनली द सेंटर विच इज़ अंडर द 1960 एक्ट विच इज़ more supreme, so state has no power to come out with any enactment or for that matter any regulation। तो ये रहा 2009 की बात। 2011 में फिर जो नोटिफिकेशन लिया था सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सरकार ने क्या किया, टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट, उन्होंने 2016 में इस पूरी जो प्रक्रिया जल्लीकट्टू, बिकॉज वी मस्ट ऑल्सो सी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट मैटर। सिमिलरली द राइट्स ऑफ द एनिमल्स, द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट वी हैव टू डू ओनली अ बैलेंसिंग एक्ट। बिकॉज लोग ये पूछ रहे हैं कि स्पेन में जब रेगुलेट होके जो मैटाडोर बुल को कंट्रोल करता है उसके अंदर कहीं जो है पेटा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके अंदर जाके वहाँ जो है कोई मैं शेखर जी वापस आती हूँ आपकी तरफ। मेरे साथ फिलहाल अंबिका शुक्ला भी जुड़ गई हैं। अंबिका शुक्ला जी, यहाँ पर सवाल 2-3 तरह के उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी का, क्रूरता का मामला है जिसको लेकर जो एनिमल राइट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। कई लोग, खासकर सेलिब्रिटी जो हैं वो या फिर धर्म गुरु जो हैं वो यहाँ तक आवाज़ उठा रहे हैं कि दरअसल ये हमारे लिए बहुत अहम है, ये जिस तरह की संस्कृति का हिस्सा है। एक जो है धर्म गुरु का यहाँ तक कहना था कि फिर इससे तो क्रिकेट पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए क्योंकि उसमें भी बॉल जो है फेंके जाने से ख़तरा होता है, किसी की आंख फूट सकती है। तो क्या बाकी खेलों पर भी जो है पाबंदी लगनी चाहिए? ये तक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से दे आर मिसिंग द पॉइंट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये कानून पे निर्भर है। इट इज़ नॉट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग दैट जल्लीकट इज़ बैड। सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड दैट जल्लीकट वायलेट्स द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिसमें लिखा है कि कोई भी एनिमल्स को सफरिंग ना पहुंचा जाए और जो उनके नेचर के खिलाफ है उनसे वो काम ना किया जाए, करवाया जाए, और इनको एंटरटेनमेंट के लिए ना हिस्सा में वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो जब इन्होंने, दे हैव नॉट सेड स्पोर्ट्स इज बैड, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट अदर स्पोर्ट्स, इट इज़ नॉट अबाउट स्पोर्ट्स। तो जो ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दीज आर कंप्लीटली misguiding and misrepresenting the facts. The fact is that the Supreme Court has been approached to decide in the matter on the basis of an existing law. जब क्रिकेट के ऊपर कोई लॉ होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने BCCI क्रिकेट पे कानून चलाया है, so it's not like cricket has not been acted upon in the case by the Supreme Court. The Supreme Court has taken certain decisions vis-a-vis cricket. The Supreme Court has taken certain decisions vis-a-vis Jallikat, but they are two completely separate issues and they are purely on the basis of law. और जहाँ पे cruelty की बात होती है, the law has been made ताकि cruelty prevent किया जाए animals पे जो बेबस है, जो who do not have a voice. This law was made in 1960 by our forefathers, who when they framed this law gave it a lot of importance. उस ज़माने में क्रूअल्टी टू एनिमल्स की इतनी अहमियत थी कि कोई भी इस लॉ को वायलेट करे तो उन पे 50 रुपए का फ़ाइन लगता था। और 1960 में आप सोचिए कि 50 रुपए की अहमियत क्या थी, 50,000 के लगभग। तो इतना महत्व देते थे वो क्रूअल्टी टू एनिमल्स पे। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड। इट इज़ नॉट दैट सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से बोलकर कहा है कि वी आर deciding this matter or that. There is an enactment in law and it's on the
because Jallikat has been found to be in violation of an existing law that the Supreme Court has ruled and imposed a ban on it because it is found in violation of the law. जब आप बोलेंगे कि दूसरी चीजें पे जब लॉ होगा तो सुप्रीम कोर्ट इज परफेक्टली जस्टिफाइड इन रूलिंग ऑन दैट, बट इट इज नॉट कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ भी करेंगे या वहां भी करेंगे, नॉट एट ऑल. द सुप्रीम कोर्ट इज वेल विद इन इट्स जुरिसडिक्शन टू रूल अपॉन एग्जिस्टिंग लॉज कि जहां पे वायलेशन होता है लॉ का, द सुप्रीम कोर्ट हैज and must act, and we are extremely glad and grateful that the Supreme Court ने demonstrate किया है कि right is more important than might. बिल्कुल अंबिका शुक्ला, लेकिन एक और दलील अंबिका शुक्ला हर चीज में चले जहाँ पे गलत है. बिल्कुल अंबिका शुक्ला, एक और जो महत्वपूर्ण दलील है वो ये भी है कि दरअसल कानून के लिए लोग नहीं बने हैं बल्कि लोगों के लिए कानून बना है. अगर लोगों की ये मर्जी है कि वो संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, अगर लोग ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो कानून को उसके हिसाब से बदलना चाहिए. ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं कानून भी जो है वो बहुत स्टैटिक चीज़ नहीं है. जैसे ये बताया गया कि कल्चर या संस्कृति जो है वो भी ऐसी नहीं है कि एक टाइम फ्रेम में उसे बांधा जा सके, या बट बयाल जी इस तरह कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम में उसको फ्रीज किया जा सके. इस तरह कानून को भी जो है लोगों के हिसाब से बदलना होगा क्योंकि लोगों के लिए कानून बना है, ना कि कानून के लिए लोग बने हैं. कानून सोसाइटी के लिए बना है. द रीजन हम लॉज बनाते हैं इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेटर गुड. इस बात को देखिए कि इस जलीकट में होता क्या है. वायलेंस होती है, बुलिंग होती है, किसी एक बेबस जानवर पे 50-100 लोग कूद के उसको रेसल करते हैं. कोई उसका पूंछ खींच रहा है, तोड़ रहा है, कोई उसकी हड्डी तोड़ रहा है, कोई उसके हॉर्न तोड़ रहा है. मतलब ये कहाँ की सभ्यता है. तो इट इज़ नॉट अबाउट the laws can and do change, but we must see what are the laws we want to change. Do we want to eradicate all the laws that are for the protection and for leading us towards a better life free of violence, not just towards animals but towards women, towards children? क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि violence सिर्फ animals पे रुकता है, बिल्कुल नहीं. अगर आप ये इस किस्म की चीज़ें और ये practices को encourage करें जहाँ पे force is used to subjugate anybody who is weaker than you, तो फिर यहाँ पे कभी नहीं रुकती ये बात. ठीक है. यही लोग जो जानवर पे अपनी ताकत दिखाते हैं वही लोग बच्चों पे भी दिखाएंगे, औरतों पे भी दिखाएंगे और जो भी उनसे कमजोर है. जी. So we need to understand what we are doing, why we are, और इसकी कोई महत्व नहीं. अगर इन लोगों ने अपनी बहादुरी दिखानी है, ये जो यंग जवान है, तो वो अपने बॉर्डर, हमारे बॉर्डर पे जाए जहाँ देश के बॉर्डर है. अपने जो अंबिका जी, समय का मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाना चाहती हूँ. बिल्कुल आपकी बात समझ गए. जी आपकी बात समझ गए. प्रोफेसर भट्ट बयाल, ये बताइए कि मामला काफ़ी संवेदनशील है. न सिर्फ कि ये इस बात पर रुक जाएगा बल्कि कई लोग जो समर्थन कर रहे हैं वो दरअसल एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दे रहे हैं कि फिर बलि जो है वो भी क्रूरता है, फिर कुर्बानी जो है वो भी क्रूरता है, फिर जानवरों पर किया जाने वाला सारा जुल्म जो जिस भी हालत में किया जाए वो सब क्रूरता है. क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि वाकई दोबारा से कानून की किताब खोलकर इन संवेदनशील मुद्दों को जो धर्म से, संस्कृति, सभ्यता से जुड़े हुए हैं दोबारा देखे जाने की जरूरत है? देखिए, कानून और समाज में संघर्ष तो होता है. बहुत समय ऐसे में जो समाज जो है स्टेट का इंटरवेंशन एंड लॉ का इंटरवेंशन नहीं मानता है. कभी कानून आगे होती है, कभी समाज आगे होता है. अनफॉर्चुनेटली इस मामले में मुझे कानून जो है 1960 में, जैसे अंबिका जी ने कहा, कानून समाज से आगे था. इनफैक्ट कोई कॉमन सिस्टम बनी नहीं, मांग भी नहीं थी, तब भी कानून बन गया था. इस मामले में हमें कभी, आजकल तो साफ दिख रहा है बहुत सारे मामलों में कि हमारा जो अशिक्षित गरीब समाज था 50, 40, 30 का, वो हमसे कहीं आगे था. आज जो यंग जो निकले हुए सड़कों पे किसी करप्शन, किसी और प्रोग्रेसिव राइट्स के लिए तो वो नहीं निकले थे. अब जो आप बोले संवेदनशील तो है, लेकिन ये हमेशा होता आया है, हर समाज में होता है, यहाँ भी होगा. और इसका जो बैलेंसिंग से ज़्यादा होता है कि समाज इसलिए नहीं कि जो एग्जिस्टिंग कल्चर उसको बचाने के लिए, जो अंबिका जी ने कहा, इंडिकेट किया, बचाने के लिए लड़ाई कर रहा है वो अपनी संस्कृति को. ये तो लड़ाई उसकी है कि हमारे आगे की सभ्यता, आगे का समाज होगा कैसा. एक कंपैशनेट समाज होगा. हमारे राष्ट्र का जो बुद्ध के जो धम्मचक्र प्रवर्तन का जो सिंबल है वो कंपैशन का सिंबल है. हमारा स्टेट का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है हमारी, वो कंपैशन की है. तो हम वो उस कंपैशन को क्या स्टेट से उतार के समाज में नहीं लाएंगे? लड़ाई उसकी होगी. बिल्कुल.
राज्य लक्ष्मी जी बताइए, फिलहाल के वही सवाल मैं दोहराना चाहती हूँ कि जिस तरह से बात हो रही है कि क्या ये मामला यहीं रुक जाएगा? तमिल लोग खासकर इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक तरह से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक ही तरह की संस्कृति पे जो है ये वार है, बाकी दूसरे धर्म दूसरी संस्कृतियों को आपने और क्रूरता की और बलि की कुर्बानी की इजाजत दे रखी है, लेकिन सिर्फ जल्लीकट्टू को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है? देखिए ऐसा है कि एक तो हमने जैसे शुरू में कहा कि इसको ब्लैक एंड वाइट की उस पर फ्रेमवर्क में नहीं देखना चाहिए कि हाँ कि हमारी संस्कृति ज़्यादा सुपीरियर है या उस पर एक अटैक हो रहा है। और ये भी बात सही है कि सब कुछ कानून के ही ज़रिए हल निकालना या बिल्कुल कानून का जैसे डंडा दे के, हाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे संवेदनशील जो इशू है और आज के दौर में क्यों ऐसा है कि यूथ जो है मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही मतलब उत्तेजना के साथ सड़क पर आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ये कोई प्रगतिशील मिजाज नहीं है, ये प्रोग्रेसिव मिजाज नहीं है सोसाइटी का? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा है कि जो भी होता है, चेंज भी होता है, लॉ भी होता है, कानून भी होता है, संस्कृति भी होती है, अगर वो प्रोग्रेसिव हो तो उसको बिल्कुल जो वेलकम करना चाहिए, ठीक है। और एक ऐसे स्पोर्ट में जहाँ पे इंसान को भी इंजरीज या कुछ हानि होने की बहुत संभावना होती है, तो उस पर कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। और इसीलिए खुदकुशी भी जो है, जो आत्महत्या है, वो भी कानूनी जुर्म है। हालांकि खुद अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, लेकिन कानून उस बात की इजाजत नहीं देता। पर ये है कि ना कि ये जो है ग्रेजुअल होना चाहिए। मतलब सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की, कि आप जो है लोगों के बीच में एक साइंटिफिक चेतना, साइंटिफिक सोच आप पैदा करने के लिए आपने जो है कितना काम किया है। अगर उसके जो अभाव में ही ये सारे ट्रेडिशन संस्कार के जो नाम पे जो लोग बिल्कुल जो अड़ जाते हैं, कहते हैं कि यही चीज़, क्योंकि एक चीज़ वही रह जाता है पकड़, जिस पे आप जो है पूरी जोर से आप अपनी बहुत अहम सवाल आप उठा रही हैं। मेरे पास समय बहुत कम बचा है, 30 सेकंड है। आप ये बताइए फिलहाल की कानून के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समाज के साथ उसका तारतम्य होना बहुत जरूरी है। जो कंपैटिबिलिटी है कानून और समाज की, कि अगर समाज तैयार नहीं है, और जिस तरह से राजलक्ष्मी ने भी इशारा किया कि आप अगर कानून ऊपर से लाद देंगे तो शायद वो भी काम नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि इस बारे में जो समाज सुधार होने चाहिए थे, या जो एक पॉलिटिकल या सोशल विल दिखानी चाहिए थी कि समाज में नीचे से बदलाव शुरू हो और तब कानून जो है सामने आए, वैसा नहीं किया गया, सीधे सीधे कानून पेश किया गया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने शुरू पे आपको यही बताया था, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग प्रोहिबिशन और अ बैन, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू रेगुलेट, बिकॉज दिस हैज़ बीन देयर, ये बहुत 400 साल जैसे आपने कहा था, बट मेरे हिसाब से ये उपनिषद में भी कहा गया है 2000 साल के से है। ये जो द्रविडियन जो मूवमेंट जब चली थी उसी टाइम से ये जल्लीकट्टू का जो जल्दी से मुझे खत्म करना है, हाँ, ये बिल्कुल चला आ रहा है। तो मेरे हिसाब से टेक इट एज अ स्पोर्ट and try to regulate it, so that I totally agree कि सब एनिमल के साथ क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी एज पर द 1960 एक्ट, उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि बिकॉज वो बेजुबान चलिए मेरे पास समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर सरकार के ऊपर जिस तरह का दबाव है ऑर्डिनेंस और अध्यादेश लाने का, जिसका मामला पिछले साल भी हो चुका है, फिलहाल ऐसा कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, इसके अभाव में उसे किस तरह से निपटा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।